नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूं। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। और आज की वीडियो में आज हम हिंदी साहित्य के पूरे 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। आज की वीडियो पूरा लास्ट तक आप वॉच करिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सबसे पहला प्रश्न क्या है, इसको आप ध्यान रखेंगे। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? याद रखेंगे, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को, कि आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र को, कि बालकृष्ण भट्ट को? आपको बता दें, हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। किनको दोस्तों? याद रखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। और याद रखेंगे, हिंदी गद्य का जन्मदाता पूछे तभी भी आप इन्हीं को मानिएगा। और इसके बाद आधुनिक हिंदी का जनक, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं दोस्तों, याद रखेंगे। अगर आपसे कहीं पूछे कि आधुनिक हिंदी का जनक किसे बोलते हैं, तो आधुनिक हिंदी का जनक भी हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही बोलते हैं। और हिंदी गद्य का जन्मदाता भी इन्हीं को बोलते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, यही बताना है दोस्तों। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपी है कि द्रविड़ है कि आपका ऑस्ट्रिक है कि चीनी तिब्बती है? आपको ध्यान रखना होगा। बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक प्रश्न पूछ भी लिया है कि हिंदी जो है भारोपी परिवार की भाषा है। किस परिवार की दोस्तों? तो भारोपी परिवार की है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी की लिपि पूछे तो आप तुरंत बताइएगा। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। इस बात को याद रखेंगे। और हिंदी जो है ना, देवनागरी है ना, वह इधर से आपको इधर को लिखी जाती है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की है। इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। और याद रखेंगे, भारतीय संविधान में, याद रखेंगे, भारतीय संविधान में 343 से लेकर 351 तक इसके उत्थान की बातें की गई है। इस अनुच्छेद में उत्थान की बातें की गई है। किसकी दोस्तों? हिंदी की। सबसे ज्यादा प्रश्न यह भी बनता है, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो आप लोग तुरंत बताइएगा। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष के कब दोस्तों? तो 14 सितंबर को। कब दोस्तों? याद रखेंगे, 14 सितंबर को काम मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। और आपसे मैं एक बात और बता दूं, विश्व हिंदी दिवस पूछता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखेंगे 10 जनवरी को। कब मनाते हैं दोस्तों? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और केवल हिंदी दिवस पूछे तो आप तुरंत बताइएगा 14 सितंबर को। कब मनाते हैं दोस्तों? 14 सितंबर को मनाते हैं आपका हिंदी दिवस। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी उत्थान की बातें लिखी गई है। और हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि है। और हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की भाषा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? याद रखेंगे, जो भारत में भारतीय संविधान के अनुसार जो हिंदी है उसे आप लोग राज्य भाषा के अंतर्गत रखेंगे, कि राष्ट्र भाषा, कि आप लोग विभाषा, कि तकनीकी भाषा? आपको बता दें, जो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या कौन सा दर्जा दिया गया है, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि यह राष्ट्र भाषा का नहीं, किसका दोस्तों? तो राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। किसका? राज्य भाषा का। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताना है। याद रखेंगे, यही चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो याद रखेंगे, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का जो नाम है वह उदंड मार्तंड है। क्या दोस्तों? उदंड मार्तंड। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आपसे मैं एक बात और यहीं से मुझे ध्यान में आ रहा है, मैं आपसे पूछूं कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? याद रखेंगे, जो हिंदी का सबसे पहला मौलिक उपन्यास पूछे कि हिंदी का सबसे पहला मौलिक उपन्यास क्या है, आप तुरंत बताइएगा परीक्षा गुरु है। क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, पहला मौलिक उपन्यास क्या है? तो परीक्षा गुरु है। ये भी कई बार प्रश्न बना है, कई बार पूछता भी है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। याद रखेंगे, छायावाद के प्रवर्तक का नाम कौन है? याद रखेंगे, छायावाद के प्रवर्तक आपसे कहीं भी पूछे तो आप तुरंत बताइएगा कि छायावाद के प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद। कौन है दोस्तों? तो छायावाद के प्रवर्तक किनको बोलते हैं? जयशंकर प्रसाद को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखेंगे, अगर जयशंकर प्रसाद की मैंने बात किया है दोस्तों, तो इनसे एक प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है, अच्छा बनता है, कि इनका महाकाव्य है, उसको बताएंगे। उस पूछता है कि जो इनका महाकाव्य है कामायनी। याद रखेंगे, इनका महाकाव्य है कामायनी। कामायनी किनकी रचना है? तो ये पूछता है। तो कामायनी आपके
कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। याद रखेंगे क्या है, तो महाकाव्य है। ये भी चीज़ों को आप लोग याद रखें, कई बार प्रश्न बन चुका है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं और जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसका नाम है कामायनी, बहुत बार पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। आपको यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, बिहारी किस राजा के दरबारी थे, यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे बिहारी किस राजा के दरबारी थे, महाराणा प्रताप के, कि शिवाजी के, कि जय सिंह के, कि तेज सिंह के। आपको बता दूं दोस्तों, तो जो बिहारी थे वह जय सिंह, कौन राजा थे दोस्तों, जय सिंह राजा के राज्य के दरबारी थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो याद रखेंगे राजा जय सिंह कहाँ के राजा थे, तो राजस्थान के। कहाँ के थे दोस्तों, राजस्थान के, इस बात को याद रखेंगे। अगर वहाँ भी पूछे तो राजस्थान के जयपुर के। कहाँ के थे दोस्तों, तो राजस्थान के जयपुर के राजा थे, इनका नाम था जय सिंह, और बिहारी इनके ही राज्य दरबार के कवि थे, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो याद रखेंगे जो दिनकर है ना, याद रखेंगे दिनकर है, इनकी ज़्यादातर रचनाएं जो होती है वो वीर रस में मिलती है। किसमें दोस्तों, याद रखेंगे वीर रस में मिलती है, ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं, तो वीर रस के कवि माने जाते हैं, ये बात को याद रखेंगे। इनकी एक रचना है जो बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम है रश्मि रथी। याद रखेंगे रश्मि रथी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, इसको आप याद रखेंगे। आप केवल इतने चीज़ को तो ध्यान ही रखेंगे कि दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं, तो वीर रस के। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि माने जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं, आप लोग इनको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्रांतिकारी कवि के नाम से जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी युग के कवि हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। किस युग के हैं दोस्तों, तो छायावादी युग के हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपसे अगर कहीं भी पूछे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी किस युग के कवि हैं, तो तुरंत आप बताइएगा कि छायावादी युग के कवि हैं, इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे छायावाद युग के जनक कौन है, अगर यहाँ पे मैं पूछूं दोस्तों कि छायावाद जो आपका युग है, इसी युग के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो छायावाद युग के जनक कौन है, आप तुरंत बताइएगा। छायावाद युग के जनक किनको बोलते हैं, तो जयशंकर प्रसाद को बोलते हैं। किनको दोस्तों, तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद युग का जनक बोलते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पूछेगा, आप तुरंत बताइएगा छायावादी युग के कवि हैं। चलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों, यामा के रचयिता कौन है। यामा पर ही इनको पुरस्कार मिला था, और एक याद रखेंगे यह कवित्री हैं, एक उन कवित्री का नाम क्या है दोस्तों, तो महादेवी वर्मा है। क्या दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा के नाम से इनको जानते हैं, और इनका नाम है दोस्तों महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। यामा और रश्मि किनकी रचयिता है, रचना है, तो याद रखेंगे यह महादेवी वर्मा जी के, आधुनिक युग की मीरा के नाम से इनको जानते हैं, याद रखेंगे। यहाँ पे आपको लिख कर भी बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, जितने भी चीजें मैं बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किनको हम जानते हैं, तो आधुनिक युग की मीरा जो है ना, याद रखेंगे महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है दोस्तों, याद रखेंगे महादेवी वर्मा जी हैं, ये बातों को याद रखेंगे। और आपको मैं एक बात और बता दूं, आधुनिक हिंदी के जनक कौन है, बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ये भी आप चीज़ें याद रखिएगा। आधुनिक हिंदी के जनक, आधुनिक हिंदी के जनक, बहुत महत्वपूर्ण आज की वीडियो होगी, पूरा लास्ट तक आप लोग देखिएगा। आधुनिक हिंदी के जनक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है दोस्तों, याद रखेंगे, तो आधुनिक हिंदी के जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। और आधुनिक युग के मीरा के नाम से किनको जानते हैं, तो महादेवी वर्मा जी को जानते हैं। यामा किनकी रचयिता है, तो यामा महादेवी वर्मा जी की रचयिता, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो याद रखेंगे, बिना टाइम बर्बाद कर किए हुए प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह हिंदी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले तमिल थी लेकिन यह दर्जा अब खत्म हो चुका है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो याद रखेंगे वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि किनको बोलेंगे, चंद बरदाई को, कि जगनिक को, कि दलपति विजय को, कि आपका विद्यापति को, तो आप किनको बोलेंगे दोस्तों, तो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद बरदाई। कौन है दोस्तों, चंद बरदाई। और याद रखेंगे इनका संबंध पृथ्वीराज रासो से है, इनकी रचना बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है। क्या नाम है दोस्तों, तो पृथ्वीराज रासो, इनकी संबंध किससे है दोस्तों, चंद्र बरदाई का संबंध है पृथ्वीराज रासो से। और वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्र बरदाई को बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है, कि लौकिक संस्कृत से हुआ, कि पाली प्राकृत से हुआ है, कि वैदिक संस्कृति से हुआ है।
आपको ध्यान देना होगा। तो हिंदी भाषा का जो जन्म है दोस्तों वह अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कबीरदास की भाषा क्या थी। आपको बता दूं दोस्तों, कबीरदास की भाषा जो थी वह पंचमेल खिचड़ी थी। पंचमेल खिचड़ी नहीं है तो ब्रज, कन्नौज, सदुकड़ी और खड़ी बोली में याद रखेंगे सदुकड़ी इनकी जो थी कबीरदास की जो भाषा थी वह बेस्ट थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही पूछेगा कि कबीरदास की भाषा कैसी थी, तो पंचमिल खिचड़ी या इसको सदुक्कड़ी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इनकी रचना के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है। कबीरदास की मुख्य रचना है साखी, शबद, रवैनी। क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे इनकी मुख्य रचना है साखी, शबद और आपकी एक और है दोस्तों, क्या है नाम, रमैनी। इसको आप तीनों को ध्यान रखिएगा। 14 नंबर की बात करेंगे, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है। तो याद रखेंगे प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता आपके कौन है दोस्तों, तो याद रखेंगे मुल्ला दाऊद हैं। कौन है दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, मुल्ला दाऊद हैं। इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जायसिक के रचयिता कौन है, तो याद रखेंगे जायसिक किसके रचयिता है, इनका पूरा नाम है मलिक मुहम्मद जायसी। क्या दोस्तों, मलिक मुहम्मद जायसी। और किसके रचयिता है, पद्मावत। याद रखेंगे इनकी रचना है जो बहुत ज़्यादा पूछती है, पद्मावत या अखरावट। याद रखेंगे, या इनकी एक रचना है जिसका नाम है दोस्तों अखरावट भी, या कहीं कहीं पे पद्मावट भी पूछता है। तो याद रखेंगे मलिक मुहम्मद जायसी की रचना है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य का रचयिता कौन है, तो मुल्ला दाऊद है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे। अगर 15 नंबर की बात पूछे तो याद रखेंगे हिंदी के प्रथम गद्यकार के बारे में पूछे कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे, तो आप तुरंत बताइएगा लल्लू लाल। कौन थे दोस्तों, लल्लू लाल। और इनकी एक रचना थी जिस रचना का नाम है प्रेम सागर। कौन है दोस्तों, याद रखेंगे इनकी जो प्रथम रचना थी उनका नाम है प्रेम सागर। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर हिंदी गद्य के प्रथम गद्यकार कौन है, तो प्रेम सागर हैं। और याद रखेंगे हिंदी गद्य के जनक कौन कहे जाते हैं, याद रखेंगे हिंदी गद्य के जनक के बारे में पूछे तो आप तुरंत बताइएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य के जनक कौन है, तो आप बताइएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और आपसे पूछे कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, तो लल्लू लाल हैं। और इनका प्रथम गद्य है प्रेम सागर। इसको आप लोग ध्यान रखते रहेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, उससे पहले मेरा एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो लाइक करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो केवल हिंदी गद्य से मैंने लिया है और बहुत महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आप या तो सुपर टेट की तैयारी करिए, यूपी टेट की तैयारी करिए, DSSS NBS KVS जितने भी टीचर एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी करिए। आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। समझ लीजिए कि सारा हिंदी गद्य का जो भाग है उसको एक छोटे से वीडियो में मैं समायोजित करने का सफल प्रयास कर रहा हूं और आशा करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसलिए आप लोग लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आगे देखते हैं कि वीरों का कैसा हो बसंत। याद रखेंगे वीरों का कैसा हो बसंत ये क्या है दोस्तों, तो एक कविता है। और इसके रचयिता कौन है, केदारनाथ सिंह है कि सुभद्रा कुमारी चौहान है कि आगे हैं कि आपका धर्मवीर भारती है। आपको बता दें वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की एक रचना है। झांसी की रानी किसकी रचना है, तो याद रखेंगे झांसी की रानी भी इन्हीं की रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। और धर्मवीर भारती से ठेले पर हिमालय, सूरज का सातवां घोड़ा और ठंडा लोहा बहुत ज्यादा पूछता है, इनकी धर्मवीर भारती की रचना है। इसको भी आप लोग ध्यान रखते रहेंगे। आगे देखते हैं निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है। अगर आपसे पूछे कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रथम कवि कौन है, आप क्या बताएंगे, सूरदास कि आपका तुलसीदास कि आपका कबीरदास कि आपका बिहारी। तो याद रखेंगे आपसे कभी भी पूछे तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है दोस्तों वह कबीरदास हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि इनको मानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी भाषा पूछे तो याद रखेंगे इनकी भाषा पंचमिल खिचड़ी है या सद्दुकड़ी है। इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा है। याद रखेंगे सभी का नाम द्विवेदी ही रखा गया है, लेकिन याद रखेंगे द्विवेदी युग का नाम किस महाकवि के नाम पर रखा गया है या लेखक के नाम पर रखा गया है। तो याद रखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसके नाम पर दोस्तों, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। इस बात को याद रखेंगे द्विवेदी युग का नाम। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि प्रगतिवाद या उपयोगितावाद का दूसरा नाम क्या है। याद रखेंगे प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम क्या है, यह कथन किसका है। याद रखेंगे प्रश्न थोड़ा डिफरेंस है दोस्तों, इसके सेंटेंस को सही करने का कोशिश कर रहा हूं कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। याद रखेंगे जो प्रगतिवाद है ना दोस्तों वह उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है, अगर आपसे पूछे तो यह कथन किसका है दोस्तों, तो याद रखेंगे तुरंत बताइएगा नंद दुलारे वाजपेयी का। किसका दोस्तों, तो नंद दुलारे वाजपेयी का है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। याद रखेंगे प्रेमचंद्र का जो अधूरा उपन्यास है, याद रखेंगे प्रेमचंद्र का उपन्यास गबन भी है, रंगभूमि भी है, मंगलसूत्र भी है, सेवा सदन भी है। लेकिन याद रखेंगे प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। इनका यह जो उपन्यास है यह पूर्ण न हो सका। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम पूछे तो मंगलसूत्र के साथ आप लोग चले जाइएगा। आगे देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ किस रचना पे, आपको बताना है। तो याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर को उनकी एक प्रसिद्ध रचना थी जो आप लोग जानते भी होंगे, उस रचना का नाम है उर्वशी। उर्वशी पर उन्हें क्या मिला था, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस बात को याद रखेंगे, किस पुरस्कार से, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम कौन क्या है, इसी को बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के जो आपके सर्वप्रथम लेखक का नाम है गारसा दत्तासी। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे गारसा दत्तासी। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है। याद रखेंगे तोड़ती पत्थर जो है ना दोस्तों, याद रखेंगे इलाहाबाद के पथ पर ऐसा एक कविता है। ये क्या है दोस्तों, तो यह रचना है दोस्तों, यह लेख कविता में आती है। तो तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है, तो याद रखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। किनकी है दोस्तों, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद युग के कवि हैं। किस युग के हैं, अगर आपसे पूछे तो याद रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। तो जो तोड़ती पत्थर है वह किस कवि की रचना है, तो आप लोग इसको तुरंत बताइएगा। यह जो तोड़ती पत्थर है यह जो किस युग किस युग की रचना है, तो छायावाद युग की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसको क्या किया दोस्तों, लिखा है या रचा है, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा है अवधी भाषा में। किस भाषा में दोस्तों, अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरदास के गुरु कौन थे, अगर आपसे पूछे तो आप तुरंत बताइएगा कि जो सूरदास के कवि गुरु थे वह वल्लभाचार्य थे। कौन थे दोस्तों, याद रखेंगे वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर तुलसीदास के गुरु के बारे में पूछे, बहुत ज्यादा पूछता है, तो आप तुरंत बताइएगा नरहरिदास। कौन है दोस्तों, तुलसीदास के गुरु नरहरिदास हैं। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि भूषण किस रस के कवि थे। अगर आपसे पूछे कि भूषण जो थे वह किस रस के कवि थे या इनकी रचना ज्यादातर किस रस में मिलती है, तो वीर रस में मिलते हैं। किस रस में दोस्तों, आप तुरंत बताइएगा। भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं, तो वीर रस के, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है। याद रखेंगे हिंदी का आदि कवि किसको कहा जाता है। अब्दुल रहमान को, कि सरहपा को, कि स्वयंभू को, कि आपका पुष्पदत्त को। तो याद रखेंगे हिंदी का जो आदि कवि है वह स्वयंभू को मानते हैं या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पद्मावत किसकी रचना है। अगर आपसे पूछे तो पद्मावत मैंने पहले भी बता दिया है कि यह मालिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किनकी दोस्तों, तो याद रखिएगा पद्मावत जो रचना है वह मालिक मोहम्मद जायसी की। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्मावत जायसी की रचना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि जो ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है। अगर आपसे कहीं भी पूछे कि ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है, आप तुरंत बताइएगा या प्रेमचंद्र की रचना है। किनकी दोस्तों, प्रेमचंद्र की। जैसे आपका गबन, गोदान, मंगलसूत्र, कफन किनकी है दोस्तों, तो ये प्रेमचंद्र की है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों रामचरितमानस में कितने कांड हैं, आपको बताना है दोस्तों। तो हिंदी जो आपके रामचरितमानस है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, अगर आपसे पूछे तो आप तुरंत बताइएगा रामचरितमानस में कितने कांड है दोस्तों, 7 कांड है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल कांड, अयोध्या कांड, आपका अरण्य कांड, आपका किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये पूरे रामचरितमानस को 7 कांडों में विभक्त किया गया है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 31 नंबर की बात करेंगे। 31 नंबर बात क्या कह रहा है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है। याद रखेंगे व्यंग्य लेखक कौन है दोस्तों, आपको बताना है। श्याम सुंदर दास है, कि आपका विद्या निवास मिश्र है, कि राहुल संकृत्यायन है, कि आपका हरिशंकर परसाई है। याद रखेंगे, आपको बता दूं दोस्तों, तो जो व्यंग्य लेखक के नाम से प्रसिद्ध है या मशहूर है, हरिशंकर परसाई को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यंग्य लेखक के नाम से हरिशंकर परसाई को हम लोग जानते हैं। 35 नंबर की बात करिएगा दोस्तों, कि निराला को कैसा कवि माना जाता है। तो याद रखेंगे जो आपका निराला है
अगर आपसे पूछे कि निराला को कैसा कवि माना जाता है तो आप तुरंत बताइएगा कि अवसरवादी, कि क्रांतिकारी, कि आपका पलायनवादी, कि आपका भाग्यवादी। तो आपको तुरंत मैं बता दूं दोस्तों, जो निराला है ना, उनको क्रांतिकारी या छायावादी युग का कवि माना जाता है। क्या दोस्तों? क्रांतिकारी या छायावादी युग का कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था। आपको तुरंत बताना है दोस्तों कि जो कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम हिंदी का अनुवाद किसने किया था, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। कौन किए थे दोस्तों? याद रखेंगे, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। मैंने अभी बताया कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं आपके प्रेमचंद्र। कौन है दोस्तों? याद रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। प्रकृति के सुकुमार कवि किसको बोलते हैं? तो सुमित्रा नंदन पत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकृति का सुकुमार कवि। याद रखेंगे, प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से किसको जानते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत को जानते हैं। और याद रखेंगे प्रकृति का जो प्रकृति का न कह के याद रखेंगे राष्ट्र कवि के नाम से किसको जानते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त को क्या किस नाम से जानते हैं? तो राष्ट्र कवि। याद रखेंगे, राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। और इनको दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? तो द्वितीय राष्ट्र कवि के नाम से किसको जानते हैं? तो द्वितीय राष्ट्र कवि के नाम से हम लोग रामधारी सिंह दिनकर को जानते हैं। पंच परमेश्वर जो है मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। इस बात को याद रखेंगे, कहानी है इनकी। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? अगर आपसे पूछे तो आप तुरंत बताइएगा। जो भक्ति काल है ना दोस्तों, भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है। आपको तुरंत बताना है कि जो भारत भारती रचना है, इसी पर इन्हें दोस्तों याद रखेंगे राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा और भारत भारती बहुत इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। अगर आपसे पूछे तो यह खंड काव्य है, कि मुक्तक काव्य है, कि आपका महाकाव्य है, कि चंपू काव्य है। तो याद रखेंगे कामायनी जो है ना दोस्तों, वह महाकाव्य है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। जो आपकी कामायनी है ना, याद रखेंगे महाकाव्य है ये है, लेकिन यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? आप तुरंत बताएगा कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्या दोस्तों? कामायनी और यह महाकाव्य। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। अगर आपसे पूछे तो गागर में सागर भरने का कार्य जो बिहारी ने किया है, अपनी एक रचना से इन्होंने प्रसिद्ध हो गए थे। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। आपको मैंने बताया भी है, याद रखेंगे। तोड़ती पत्थर जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और यह यथार्थवादी है। क्या दोस्तों? यथार्थवादी है। याद रखेंगे किनकी रचना है तोड़ती पत्थर? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है और याद रखेंगे यथार्थवादी है। इसको आप लोग याद रखेंगे। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? याद रखेंगे। जो विद्यापति है, याद रखेंगे विद्यापति की पदावली। याद रखेंगे विद्यापति की एक रचना है जिसका नाम है दोस्तों पदावली, और इसकी भाषा क्या है यही आपको बताना है। तो यह इनकी भाषा किस भाषा में इन्होंने रचना किया? तो मैथिली भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल से हो जाएगा, मैथिली भाषा में। आगे देखते हैं दोस्तों, याद रखेंगे को उग्र कहते हैं। याद रखेंगे किसको? उग्र कवि के या उग्र लेखक के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे उग्र कवि के नाम से हम किसको जानते हैं? तो पांडे बेचन शर्मा को। याद रखेंगे पांडे बेचन शर्मा ऐसे लेखक हैं या ऐसे कवि हैं दोस्तों, उनको हम उग्र कवि के नाम से जानते हैं। कैसे दोस्तों? तो उग्र कवि के नाम से हम किनको जानते हैं? तो पांडे बेचन शर्मा को जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, शेष कादंबरी के रचयिता कौन है। याद रखेंगे अगर आपसे पूछे कि शेष कादंबरी के रचयिता कौन है, नरेश मेहता हैं, कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कि बाण भट्ट हैं, कि अलका सरावगी हैं। तो याद रखेंगे, तुरंत बताएगा शेष कादंबरी के रचयिता जो है ना दोस्तों, वो अलका सरावगी हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 44 नंबर की बात करेंगे। राग दरबारी जो उपन्यास के रचयिता कौन है दोस्तों? याद रखेंगे राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल जी हैं। कौन है दोस्तों? याद रखेंगे तो श्रीलाल शुक्ल जी हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल से हो जाएगा। राग दरबारी जो उपन्यास है इसके रचयिता श्रीलाल शुक्ल जी हैं। चलिए आगे देखते हैं, पूस की रात जो एक कहानी है और इसके रचनाकार कौन है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पूस की रात हो गई, आपका पंच परमेश्वर हो गया, ईदगाह हो गया, कफन हो गया, गोदान हो गया, या मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। किसकी है दोस्तों? याद रखेंगे तो पूस की रात मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, साखी के रचयिता कौन है। साखी शबद रमैनी या किसकी रचना है दोस्तों? तो यह कबीरदास की रचना है। किनकी दोस्तों? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। साखी शबद रमैनी एक कबीरदास की रचना है।
आगे देखते हैं, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है, आपको ही बताना है दोस्तों। 47 नंबर की बात करें, इनमें से कौन है दोस्तों जो भक्ति काल का कवि नहीं है। आपका नाभा दास भी हैं, आपके रसखान भी हैं, आपके नंद दास भी हैं, लेकिन याद रखेंगे अमीर खुसरो जो है ना दोस्तों भक्ति काल के कवि नहीं है। तो यही आपका सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। जो अमीर खुसरो है ना, इन्हें संगीत का जनक कहते हैं, आपको लिख भी दे रहे हैं दोस्तों, याद रखेंगे। संगीत का जनक किसे कहते हैं, तो संगीत का जनक अमीर खुसरो जी को कहते हैं। किसको दोस्तों, तो अमीर खुसरो जी को संगीत का जनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बिहारी ने क्या लिखा है। बिहारी ने पद लिखे हैं, कि आपके दोहे लिखे हैं, कि चौपाई लिखे हैं, कि आपके कवित लिखे हैं। आपको बता दो दोस्तों, बिहारी के क्या है दोस्तों, दोहे हैं। क्या है दोस्तों, दोहे हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है, आपको यही बताना है दोस्तों। तो प्रबंध काव्य कौन है, रामचरितमानस है, कि आपका आंसू है, कि एक कंठ बिस्पाई है, कि बिहारी रत्नाकर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है, तो याद रखेंगे प्रबंध काव्य रामचरितमानस है, अवधि भाषा में लिखा गया है, तुलसीदास जी इसके रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, याद रखते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज रासो जो याद रखेंगे, इनको चंद बरदाई ने लिखा है। किसने लिखा है, सबसे पहले ये बात याद रखेंगे, बहुत बार पूछता है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न भी है, कि याद रखेंगे ये चंद बरदाई की रचना है। और किस काल की रचना है, तो याद रखेंगे आदिकाल की रचना है। किस काल की दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल से हो जाएगा। यह जो रचना है वह आदिकाल की है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। पूरे 50 प्रश्नों को आपने कवर किया। आशा करते हैं 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। दीजिए आज के वीडियो के माध्यम से मुझे विदा।